Hello friends, I am Sunan Subramaniam here, Senior Research Analyst from Choice Equity Broking. Welcome to Commodity Shiksha, and this is the second episode we are covering on commodities markets. And today I thought of majorly focusing on agriculture commodities, and we'll be having a set of more episodes on agriculture commodities. And to talk about agriculture commodities, the first commodity I'll be touching upon is from the NCDEX exchange, that is on chana and soybean. हम हिंदी में कहते हैं इसे चने और सोयाबीन, जो हमारे एनसीडीएक्स मार्केट्स में काफी अच्छी तरह से ट्रेड होता है और इसका काफी अच्छा वॉल्यूम्स है इंडियन मार्केट्स में, जो कि मार्केट्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कई सारे ट्रेडर्स को जो हेजिंग अपॉर्चुनिटीज यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे में सोचा मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बात करते वक्त मैंने इस बार सोचा कि मैं चना और सोयाबीन में कवर करूं। पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज से जाने से पहले थोड़ा मैं एक ब्रीफ समरी बताना चाहता था एग्रीकल्चर मार्केट का सिनेरियो कैसा है हमारे इंडिया में चना और सोयाबीन के जाने से पहले। तो पहले हम बात करेंगे कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड वाइड सिचुएशन। हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा है इवन बिफोर द British era and as well as before the Mughal era. So Indian civilization has majorly started from the Indus Valley civilization, and from during that time agriculture has played a very important role in the overall development of the Indian economy since those ages. So the whole overall scenario of agriculture economy has been there since more than 5,000 years in the case of India. To talk about the second important point here is about the World Fact Book of CIA has also estimated that in the total global economy, when it talks about the agriculture sector, it is around 4,771 billion US dollars. तो ये जो डेटा है US डॉलर के अकॉर्डिंगली है, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 40% ऑफ द total output comes from 6 major countries which includes China and India as well. तो चाइना की बात करें तो करीबन 1005 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है, जो कि ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्रोडक्शन वहां पे बनाया जाता है। उसके बाद इंडिया आता है 367 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो ये एक काफी एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो था एग्रीकल्चर के बारे में जो मैं बात करना चाहता था चना और सोयाबीन के जाने से पहले। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया में, और इंडिया में हमेशा एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी किसान का इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं जय जवान जय किसान, तो जय किसान भी हमारा हिस्सा बन चुका है और हमारे खून और हमारे रोम रोम में हमको किसानों का ताकत और आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आई थॉट ऑफ कवरिंग दी। और दूसरी बात कहे तो 2018 के जो डेटा है हमें ये पता चला है कि करीबन 50% ऑफ इंडियन वर्क जो फोर्स होता है वो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ही आता है। तो एक खासकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे कई जगह पे डिपेंडेंसी अभी भी है, और अगर हम सेमी अर्बन और रूरल रीजन्स की करें तो वहां पर भी हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है एग्रीकल्चर। तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर मार्केट्स काफी अनटैप रहा है, जो कि आज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है इंडियन मार्केट्स में, और हमारे इंडिया में मेजरली एनसीडीएक्स और एमसीएक्स में ट्रेडिंग किया जाता है। तो दूसरी बात, और आखिर में बात करूं तो 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आल्सो कम्स अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे टोटल इंडिया में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट होता है। तो इस वजह से मार्केट में और काफी अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करें तो 70 to 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता है। तो इन सब पॉइंट को नजर करते हुए हमने सोचा कि इस बार सबसे पहले एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे ही मैं फोकस करूं इस कमोडिटी शिक्षा में। अभी आते हैं चना और सोयाबीन के पहले बात करने से पहले मैं हमारे नया इंडेक्स के बारे में बात करना चाहता हूं, एग्रीडेक्स। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट्स में सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं जो टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज के बारे में बातें करते हैं, और जो ब्लू चिप कंपनीज है उनमें क्या लिक्विडिटी है उसके बारे में बात होता है। उसी तरीके से हमारे इंडिया में पहली बार एनसीडीएक्स ने एग्रीडेक्स को भी लॉन्च किया है। एग्रीडेक्स टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं जो एनसीडीएक्स में लिस्टेड है, और ये टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज सिर्फ वही नहीं होते जो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सो जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों कमोडिटीज है उन दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर का ही होगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रहेगा, एंड यहाँ पे करीबन 80% और कंबाइंड वेटेज एवरेज पर ये इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। तो ये काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक अच्छा पोटेंशियल है जहां पे ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटीज के साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिंग मिल सकता है।
तो यहाँ पे एक खास एक बेनिफिट है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए एग्रीडेक्स में। तो एग्रीडेक्स में भी ये जो रोल ओवर टाइम होता है फर्स्ट 3 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द मंथ, तो फर्स्ट 3 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द मंथ पर भी एग्रीडेक्स पे भी इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। तो एक जैसे कमोडिटीज में टेंडर पीरियड होता है उसी तरीके से यहाँ पे एग्रीडेक्स का भी फर्स्ट 3 months में रोल ओवर होता है। तो एग्रीडेक्स का भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होता है और हर महीने एक रोल ओवर पीरियड रहता है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग फर्स्ट मंथ में भी और सेकंड मंथ में भी कर सकता है। जैसे अभी करंट एग्रीडेक्स फ्यूचर्स चल रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, और अभी जैसे हम आगे जा रहे हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, तो अगस्त महीने की तरफ, तो यहाँ पर भी 3 दिन पहले रोल ओवर चालू हो जाता है। तो ये एक खास फैक्टर है जो एग्रीडेक्स में बताया जाता है। रीबैलेंस एनुअली ऑन 1st April एंड रीसेलेक्शन ऑफ कमोडिटी सीजन, ये खास पॉइंट है मैं जो बात करना चाहता था। हमारे जो एनसीडीएक्स है वो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज उनके जो लिस्ट है करीबन 20-25 कमोडिटीज के, वो लोग हर साल रिवैल्यूएशन करते हैं। वहां जो देखते हैं कि किस कमोडिटीज में ज्यादा वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट था और जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है ट्रेडर्स के, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या कैश और डिलीवरी बेसिस पे ट्रेडिंग हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में एनसीडीएक्स क्या करती है, हर साल रिवाइज करती है कि किस कमोडिटी में ज्यादा वेटेज होना चाहिए और किस कमोडिटीज में कम वेटेज होना चाहिए बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी एंड open interest and volumes. So this plays a very important role when we talk about Agridex as an index as a whole, which is the first index which is launched in India for the specifically trading of agriculture commodities. Now to talk a little bit benefits of agriculture commodities index, that is Agridex. See, it is majorly done for a real-time calculation. The calculation which is done is based on the real-time basis, that is based on the live charts which is available in NCDEX website. So you can actually browse through the live charts of agriculture commodities. If the agriculture commodities, let's say chana and soybean, are moving upwards, you will simultaneously find that the Agridex also is moving upwards. So it is all overall basis which plays a very important role in when we talk about the real-time calculations. Effective benchmarking, we also have Agridex also has an effective benchmarking. Overall directional indicator, definitely the way overall commodities are performing, based on that indication, even the Agridex as an index as a whole moves. If for example, if there are 10 liquid commodities and 6 to 7 are on the bullish zone, you will always find that the agriculture index to also be moving on the bullish zone. So it will plays a very important fact. Diversified basket. When we talk about diversified basket means it is not restricted to one particular sector. When we talk about agriculture index and the top 10 liquid commodities, it is not restricted to only one particular sector. That means it is not restricted to oil, seeds, pulses or spices. We have a combination of wholesome baskets of oil, seeds, pulses, some commodities from oil seeds, some commodities from pulses, some commodities from spices. So all these three combined form one Agridex, and they all come under the top 10 liquid commodities. Also, I like to give you one more highlight, is that even other than these sectors, the other commodities such as refined soy oil and cottonseed oil cake, which happens to be the byproduct of soybean and cotton, also play a very important role in the top 10 liquid commodities. So that is why when we talk about the diversified basket, it is a diversified basket when we come to talk about trading in Agridex. So Agridex is one of the huge potential. Even the lot of retail traders who are not able to buy agriculture commodity on a big lot size in trading basis, they can go for cash basis trading when we talk about the Agridex. So Agridex also gives a potential for small retailers who want to trade and invest in agriculture commodities. So there is a huge potential of trading when we talk about agriculture commodities. Coming to the next point is estimation of risk and systematic risk. So definitely it is, since it is listed with the NCDEX exchange, so definitely there is a systematic risk. So exchange has a very good role to play as a mediator between the buyer and seller, and it has to make sure that all the transactions are taking place and in a very good manner, in a rightful manner, so that there is no mismatch of pricing or mismatch of lot size that is taking place between the buyer and seller. So definitely there is a systematic risk as well as estimation of proper risk. Coming to the next part is professionally maintained by NSE Indices Limited. So definitely NCDEX and NSE are very much interlinked with each other, and so when we talk about index futures, that is on Agridex, it is also professionally maintained. Very low correlation with other asset classes and indices. Now this is a very key point. The key point lies is that Agridex is totally like a monopoly, or you can say that it is not affected by how the other indices are performing, such as Sensex and Nifty, or if you have the Bulldex
or the base metal index. So all these factors are not majorly affected by agri-dex, because agri-dex is totally a different chapter altogether, where it majorly moves how the economy is performing and how the agriculture commodities are performing on an overall basis, and how the monsoon factors plays an important role. So agriculture as an economy and the commodities are totally a different set when we talk about this. And similarly, even the agri-dex has a very correlation with other indexes which is present in BSE, NSE or MCX. So that is where it plays an important role. Now let's come to the key topic of the day. Since we have covered the introduction part so far, now we are coming to the main topic, that is सोयाबीन. अभी इतने सो फार हम लोग ने इंडेक्स के बारे में बात किया, एक एग्रीकल्चर समरी के बारे में बात किया, तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सोयाबीन एज अ कमोडिटी। सोयाबीन हमारे कमोडिटीज में कई जगहों पे ट्रेडिंग होता है हमारे इंडिया में, और इंडिया में एक लार्ज काफी अच्छा प्रोडक्शन सिनेरियो भी है जब सोयाबीन की बात करें। और ये इसकी बात करें तो सोयाबीन हमारे एनसीडीएक्स के एग्रीडेक्स में भी लिस्टेड है, तो ये एक की फैक्टर है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप ग्रोन इन द मानसून सीजन ऑफ इंडिया। जो हमारे मानसून सीजन है मेनली जून से लेके अगस्त मंथ और कभी कभार सितंबर मंथ तक, तो उस दौरान सोयाबीन का सोइंग किया जाता है हमारे इंडिया में। एक सीजनल पैटर्न की तरह हर साल यही टाइम पीरियड में सोइंग होता है। दूसरी बात कहे तो सोयाबीन कमोडिटी कॉन्स्टिट्यूट 18.43%, ये हर साल चेंज होते रहता है। तो ये जो 2020-21 का टाइम पे था, तो उस टाइम पे 18.43% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सोयाबीन एक बहुत बड़ा कमोडिटी है एग्री इंडेक्स में। तो जो भी मेजर मूवमेंट्स आपको दिखेंगे एग्री इंडेक्स में, वो मेजरली आपको सोयाबीन में के मूवमेंट के साथ साथ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। मेजर स्टेट्स की बात करें तो मेजर स्टेट सोयाबीन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो 3 मेजर स्टेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, ये इसके साथ साथ यील्ड पीरियड भी होता है और हार्वेस्टिंग पीरियड भी होता है। तो मेजर हार्वेस्टिंग पीरियड ज्यादातर सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ में चालू होता है। जो छोटे रीजन से जो पहले सोइंग किया जाता है वो लोग सितंबर मंथ में ही हार्वेस्टिंग चालू करते हैं, और जो पीक हार्वेस्टिंग होता है वो अक्टूबर मंथ में, जब मानसून के बाद थोड़ी सी गर्मी आती है, उस दौरान सोयाबीन का पीक हार्वेस्टिंग चालू होता है। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है सोयाबीन कमोडिटी की बात करें। और दूसरी बात कहे तो सोयाबीन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एक क्रिटिकल फैक्टर है, कि कभी कभार कैसा हो जाता है कि कुछ स्टेट्स में अच्छी बारिश होती है, कुछ स्टेट्स में कम बारिश होती है। तो जिस स्टेट्स में अच्छी बारिश होती है वहां पे यील्ड फैक्टर ज्यादा रहता है। यील्ड माने हर हेक्टर में अगर समझो 500 किलो का सोयाबीन निकलता है, अगर समझो उस जगह पे अच्छी बारिश हुई तो ज्यादा यील्ड देखने को मिल सकता है। तो माने 500 का 600 किलो पर हेक्टर या पर एकरेज के हिसाब से आपको वहां पर मिल सकता है। तो मेजरली हेक्टर्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बारिश अच्छा रहा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये जो टॉप मेजर 3 स्टेट्स है वहां पे हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को, अच्छा प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल पे। तो ये फैक्टर है जो सोयाबीन में कंट्रीब्यूट करता है, और सोयाबीन एक क्रिटिकल फैक्टर है। एफिशिएंट रेनफॉल विद गुड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। जब बात जब टॉप सॉइल और सब सॉइल की करें, टॉप सॉइल जो है, जो हमारे जो सरफेस में पानी है जमा होता है, वहां पे एक अच्छा वाटर कंटेंट होना चाहिए। जबकि सोयाबीन की बात करें, और सोयाबीन कमोडिटी के लिए पानी की काफी अच्छा जरूरत पड़ती है। सब सॉइल मेजरली क्या होता है, सब सॉइल माने ग्राउंड वाटर कंटेंट में अगर अच्छी बारिश हुई होगी या अच्छा वाटर कंटेंट है तो यील्ड के लिए काफी अच्छा सपोर्ट करता है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि यील्ड अगर हेक्टर वाइज पे 500 किलो हेक्टर केजी पर हेक्टर रहेगा, तो अगर यील्ड अच्छा रहेगा तो 600 किलो इस साल में देखने को मिलता है। तो साल में जैसे जैसे मानसून बारिश होता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। मैं अगले स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो दिखाना चाहता था 2020-21 में। ये हमारा एक प्रोडक्शन सिनेरियो जो मैंने सोपा से निकाला है। तो इफ यू लुक एट द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑल इंडिया, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द टॉप मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट सोयाबीन। देन वी हैव महाराष्ट्र which is second, and third is Rajasthan. So these are the 3 major states which majorly contribute almost around 75 to 80% of the total production. So these top 3 states play a very important role. So any major change in monsoon or any production factors will have an impact on the prices when we talk about these top 3 states. So these top 3 states are very critical when we talk about soybean as a commodity as a whole. Other states are including majorly Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Gujarat and small other places. So all these states have a very small contribution when we talk about soybean, but these 3 major states are the one where the traders keep a close look in the market. So जो भी ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं या जो भी मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो ये मेजर 3 स्टेट्स पे फोकस करते हैं ट्रेडर्स लोग, और इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में मूवमेंट होता है।
इसके साथ साथ मैं और थोड़ा सा और हाईलाइट देना चाहता हूं सोयाबीन के बारे में। अभी बात करें हैं सोयाबीन के और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। प्राइस एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है सोयाबीन में। मार्केट को फार्मर्स में कितना भाव मिलता है उसके अकॉर्डिंगली सोइंग फार्मर्स लोग सोइंग करते हैं। अगर समझो मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है इस साल के तो फार्मर्स दूसरे क्रॉप्स के बदले सोयाबीन का क्रॉप में ज्यादा सोइंग करेंगे। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान हमें काफी नोटिस करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं सोयाबीन कमोडिटी में। दूसरी बात कहते हैं एमएसपी। हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं। तो ये जो 2020-21 का था 3,880 पर क्विंटल, एक क्विंटल करीबन 100 किलो के आसपास है। तो 3,880 के आसपास था 20-21 में जो एमएसपी हुआ करता था। इस साल अगर बात करें तो 21-22 का तो एमएसपी है करीबन 3,950 पर क्विंटल। तो एमएसपी हर साल बढ़ाई जाती है ताकि फार्मर्स लोग सोयाबीन का सोइंग ज्यादा करें और जिस वजह से हमारे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े और इंडिया ज्यादातर सेल्फ रिलायंट बने। और इससे क्या फायदा होगा, इससे और भी फायदा होता है कि हमारे इंडिया से डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ एक एक्सपोर्ट सिनेरियो भी बढ़ सकता है। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं जो कि दूसरे जगह पे भी ग्लोबल लेवल पर भी कमोडिटीज में सोयाबीन उगाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी एक काफी अच्छा है। तो आज दूसरे मेजर कंट्री कौन से है वो है मेनली यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो हमारे इंडिया के अलावा मेजरली जो टॉप अदर कंट्रीज आर मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी इंडिया के यही मेजर टाइम पे भी जून से लेके अगस्त के मंथ के दौरान ही सोइंग और हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग ज्यादातर सितंबर मंथ में चालू होता है। ये आपको सीजनल चार्ट में मिल जाएगा जो इंडिया के जो सीजन चार्ट है। तो ये जो ब्लू लाइन है वो मेजरली सोइंग पीरियड है हमारे इंडिया में। जून जुलाई मंथ में खासकर ज्यादातर होता है। अगस्त मंथ में यील्ड पीरियड रहता है, मतलब उस टाइम पे वहां पे यील्ड ग्रो होने का हम टाइम देते हैं सोयाबीन क्रॉप को। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर ये मंथ में हमारे इंडिया में सोयाबीन का एक अच्छा मूवमेंट अपने को हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में यूएस में भी इस दौरान मई मंथ और जून मंथ में मानसून के उनके यहाँ पे जो मानसून के टाइम पे भी सोइंग होता है। उनके कई सारे रीजन से जहाँ पे सोइंग होता है तो उसके अकॉर्डिंगली। उसके साथ साथ ब्राजील के में मेजरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ब्राजील होता है बिकॉज वो लोग सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली तो वहां पे सोइंग होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे विंटर सीजन होता है तो उनके यहाँ पे समर सीजन और मानसून सीजन के सिचुएशन आता है बिकॉज वो लोग सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो उस वजह से उनका सोइंग मेजरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है। बात अगर चौथी कंट्री की करें तो अर्जेंटीना में सिमिलर सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से उसका भी सोइंग लेट होता है करीबन नवंबर दिसंबर में। और उनका हार्वेस्टिंग मेजरली मार्च अप्रैल मई। जब हमारा रबी सीजन चालू होता है तो उनका ये सोयाबीन का हार्वेस्टिंग उस टाइम पे चालू होता है। इन चारों कंट्रीज के अलावा चाइना का भी सोइंग होता है। चाइना का भी मेजरली हमारे ही टाइम जोन पर ही होता है मेजरली, और क्योंकि वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और उनके जो मानसून फैक्टर्स है, क्रिटिकल फैक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। ये जो डेटा है मैंने यूएसडीएस से भी निकाला है जिससे वी कैन ऑल गेट टू नो दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द टॉप मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स when we talk about soybean. Then we have Brazil, Argentina, and then India and China are very much close to each other, which is around 4% 5%. So still India has a still lot of potential when we talk about soybean as a commodity. So that is one of the key reasons why I thought of covering soybean in this video. And before I go ahead, I would like to give you certain more highlights regarding what is the contract specifications. हम commodity शिक्षा में सिर्फ सोयाबीन एज अ कमोडिटी होल बार में बात नहीं करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि एनसीडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है और कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है। ये है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सोयाबीन में और ये एनसीडेक्स के वेबसाइट में भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। मैंने सोचा कि इस बार एक टॉप जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोग भी एक बार देख पाओगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मेजरली ट्रेड होता है सोयाबीन में। सोयाबीन एज अ कमोडिटी का नाम ये आपको टिक साइज वहां पे मिल जाएगा। और ये यहाँ पे यूनिट ऑफ ट्रेडिंग की बात करूं तो 5 मेट्रिक टन है। माने जो प्राइस कोटेशन जो आपको सोयाबीन में देखने को मिलेगा वो पर क्विंटल के अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आप जब एक लॉट खरीदने जाओगे तो आपको करीबन 5 मेट्रिक टन का खरीदना पड़ेगा। तो ये एक क्रिटिकल फैक्ट है जो वहां पे। और डिलीवरी यूनिट भी 5 मेट्रिक टन, माने आप जितना लॉट्स खरीदना चाहोगे उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप एक लॉट खरीदोगे तो आपको 5 मेट्रिक टन का डिलीवरी मिलेगा। मैक्सिमम ऑर्डर साइज 500 मेट्रिक टन, माने एक टाइम पे आप 100
100 लॉट्स खरीद सकते हो। तो ये क्रिटिकल फैक्टर था। जो प्राइस कोटेशन है, जैसे मैंने पहले कर दिया था, रुपीस पर क्विंटल, तो 100 किलो के प्राइस वेरिएशन पे रहता है, ट्रेडिंग्स उसका अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन जो लॉट साइज होता है 5 मेट्रिक टन में आपको डिलीवरी मिलेगा। जो टिक साइज होता है 2 रुपए होता है। तो जो मूवमेंट आप जो देख रहे हो एनसीडीएक्स के चार्ट में, अगर आप देखोगे या फिर आपके प्राइस मूवमेंट में देखोगे, जो टिक साइज रहता है करीबन 2 रुपए रहता है। ये जो एडिशनल फैक्टर्स है वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में, ये हमारे इंडिया में सोयाबीन भी कई तरीके के क्वालिटी वेरिएशंस होते हैं। तो एनसीडीएक्स का जो मेजरली क्वालिटी अप्रूव्ड है, तो वो आपको इस डेटा में मिल जाएगा, जहां पे उनको कितना मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, करीबन 9%, 11% मैक्सिमम, फॉरेन मैटर करीबन 2%। फॉरेन मैटर मीन्स कोई दूसरे फैक्टर्स होगा या कभी कभार सॉइल का कुछ कंटेंट रह जाता है, वहां पे सिर्फ 2% है। अगर कुछ डैमेज होता है तो वो भी 2% तक ही अलाउड है। और ग्रीन सीड की बात करें तो वहां पे अगर समझो जो सोयाबीन येलो है, ये जो एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर समझो वहां पर भी आपको ग्रीन सीड मिला तो उसका भी एक लिमिट है 7%। तो जब आपको डिलीवरी मिलता है या डिलीवरी आप लेते हो, तो आपको इस सब क्वालिटी स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, जो कि एनसीडीएक्स के अप्रूवल है। अगर एनसीडीएक्स में अप्रूवल नहीं होता है, वो वही क्वांटिटी रिजेक्ट हो जाता है और जो सेलर होता है उसको नई क्वांटिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी गनी बैग्स में। तो ऐसे सिचुएशन में ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वांटिटी वेरिएशन भी 2% होता है। हमारे इंदौर में ही टॉप मेजर डिलीवरी सेंटर है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उसके जो एपीएमसी मार्केट है वो करीबन जो 50 किलोमीटर के जो मिनिमम म्युनिसिपल लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग होता है। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो मैं शेयर करना चाहता था जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहोगे एनसीडीएक्स सोयाबीन फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आप पढ़ भी सकते हो एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, एंड यू विल ऑलवेज गेट टू नो हाउ ट्रेडिंग इज डन in agriculture commodities. So this plays a very important role. I'll give you some more important highlights of these contract specifications. To talk about additional delivery centers, Indore is one of the important major centers which is there. Along with that, we have Akola, Latur in Maharashtra and other regions which are there, even Kota, Rajasthan, which are the top major producing 3 states. And these are the states where hedging and trading strategies can be done. And there, even the spot markets are present. So all these places are into soybean trading when we talk about it. The trading hours. Now here comes the important point. The trading hours is mainly from 9 a.m. to 5 p.m. So whenever you want to do or buying and selling quantity in soybean futures, whether it is for intraday or cash or delivery basis, at that point of time you can basically look into the trading hours. The trading hours are usually from 9 a.m. to 5 p.m. and it is from Monday to Friday. So that is which is one of the important factors I wanted to share it with you. The expiry date. हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, एंड बात अगर सोयाबीन एनसीडीएक्स फ्यूचर्स की करो तो यहाँ पर भी उसका एक एक्सपायरी डेट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपायरी डेट, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स in NCDEX futures get closed on 20th of every month. For example, at this point of time, we are on July 26th. So when we talk about the current active contract futures, it is August futures, which will be expiring on 20th of August. But there are certain important things. If the 20th of October, 20th of August happens to be a Saturday or Sunday, the one day preceding that would become the expiry day. Let's say अगर समझो कोई particular month में, आने वाले महीनों में 20 तारीख संडे हो गया, तो आपका जो एक्सपायरी डेट होगा 18 तारीख होगा. तो 18th of that particular month would be the expiry date. Now talking about the T+2 basis. Here also जैसे हमारी इक्विटीज में ट्रेडिंग होता है, वहां पर भी एक T+2 बेसिस ट्रेडिंग होता है. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और दूसरी बात है टेंडर पीरियड. टेंडर पीरियड की बात करो तो यूजुअली कैसा रहता है, ये एक कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है. माने अगर आप एक लॉट खरीदते हो और आप एक्सपायरी तक रुक जाते हो, तो आपको समझो आपने एक लॉट खरीदा है तो 5 मेट्रिक टन का आपको डिलीवरी मिलेगा. तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये कंपल्सरी डिलीवरी मिलेगा, तो आपको ये लेना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन में ना टेंडर पीरियड रहता है. अगर समझो कोई ट्रेडर्स को सिर्फ ट्रेडिंग करना है एंड ही वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ इट ऑन अ कैश एंड कैश बेसिस, ऑन रोल ओवर बेसिस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूजुअली द टेंडर पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द 10th of every month. सो समझो एक्सपायरी 20 तारीख को है तो 10 तारीख के बाद टेंडर पीरियड चालू हो जाता है. उस टाइम पे जो मेजर ट्रेडर्स होते हैं जो रोल ओवर कर लेते हैं, समझो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से रोल ओवर करके सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग रोल ओवर करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स बुक करके वो लोग अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग चलते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में वो डिलीवरी को अवॉइड करेंगे. तो बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स टू रोल ओवर देयर पोजीशन. इफ दे वेट टू लॉन्ग इन अ बाइंग पोजीशन ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ एक्सपायरी, and there are certain amount of penalties for both buyers and sellers. So in order to avoid such kind of penalty and additional charges or margin charges coming onto that, most of the traders
roll over their position by 10th of every month. So this plays a very important role when you are looking for trading in NCDEX soybean futures. So far I have covered on soybean futures. Since I have thought of covering one more commodity, that is chana. Along with soybean, chana also plays one of the top major producing commodities in India, and it has a very high amount of volumes and open interest when we talk about NCDEX chana futures. So सोयाबीन के साथ साथ चना भी एक अच्छा ऐसा कमोडिटी है. सोयाबीन के साथ वो एक खरीफ कमोडिटी था. चना एक टॉप रबी कमोडिटी है जो पल्सेस सेक्टर में आता है, जो कि हमारे इंडिया में कई जगहों पे और कई स्टेट्स में ट्रेडिंग होते हैं. तो ये एक अच्छा एक हेजिंग अपॉर्चुनिटी है कई सारे ट्रेडर्स को जो चना फ्यूचर्स में NCDEX में ट्रेड करना चाहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट चना. तो चना जो NCDEX फ्यूचर्स में खासकर देसी चना की बात होती है. चना जो हम खाते हैं दो तरीके होते हैं. मेजरली चिक पीस होते हैं जिसे हम चोले कहते हैं, और दूसरा होता है देसी चना. तो देसी चना जो है बंगाल ग्राम, तो ये हमारे इंडिया में NCDEX फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, और इसका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी NCDEX के जो एग्रीडेक्स है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है करीबन 17.81%. सो दिस इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट traded commodity when we talk about in agridex based on the constituency, and even for the year 2021-22 it is still present. So that is why it plays a very important role. The major states also are Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana. So we have a set of central Indian states as well as the North Indian states who are into the production of chana, and chana plays a very important role. Since it is a rabi commodity, the rabi commodity it requires cooler temperature. रबी कमोडिटी कैसा होता है कि ठंडी का मौसम में ही अच्छा ग्रो होता है. तो ऐसे सिचुएशन में मानसून के बाद जो वाटर कंटेंट जो पानी मिलता है उसके थ्रू ये कमोडिटीज होते हैं. तो ये हमारे इंडिया में है. प्राइस ऑल्सो प्लेस अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल. जैसे सोयाबीन का भी एक MSP होता है, चने का भी एक MSP होता है. अगर फार्मर्स को अच्छा भाव मिल रहा है रबी सीजन के दौरान, समझो गेहूं के बदले उसको चने का ग्रोइंग ज्यादा करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो गेहूं में भाव कम मिलते वक्त या फिर चने में ज्यादा भाव मिलते वक्त वो चने का सोइंग ज्यादा करेगा. सो दैट इज व्हाई प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स यहाँ पे मेजरली क्या है, मस्टर्ड सीड और व्हीट. मस्टर्ड सीड मेजरली मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ग्रो हुआ करता है. तो अगर समझो कॉम्पिटिटिव प्राइस चने का ज्यादा भाव मिल रहा है फार्मर्स लोग को APMC मार्केट्स हो या उनके लोकल एरियाज में, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग चने का सोइंग ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू व्हीट एंड मस्टर्ड सीड. सो दिस आर द कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स व्हिच आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट chana. Now I'll just come this side just to show you the image of which I collected from Ministry of Agriculture. The top major states are Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. Other states include Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka. So even all these states also cover chana as a crop, and some states start begin sowing quite early, probably in the month of October itself, and harvesting usually begins from February. I'll be covering that on a seasonality part, but let's move ahead for the time being. Okay, so talk about other factors of chana. I've already covered this part of MSP, that MSP plays a very important role, and last year the MSP was around 4,875 per quintal. So this year, that is on 2021, अभी 21-22 का MSP अभी तक आया नहीं, तो हम 2021 का बात करेंगे. तो 2021 का जो MSP है करीबन ₹5,100 per quintal. तो even the central government of India is increasing the MSP on a year-on-year basis so that the farmers get good amount of boost to start sowing of chana. So chana plays a very important role, and जब चने का ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, ग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलीज करता है प्रोडक्शन नंबर्स ऑन एन एनुअल बेसिस, तो जो ग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी है करीबन 80 से 85% का है. 80 to 85% का कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड बाकी 15 to 20% मेजरली चिक पीस रहता है जिसे हम छोले कहते हैं. तो ये जो ग्राम कंट्रीब्यूशन मेजरली 80 देसी चना और अदर दूसरे चना कंपोनेंट जैसे हॉर्स ग्राम ये सब रहता है. तो ये सब सारी चीजें देसी चना के अंडर के आता है. तो ये सब सबसेक्शंस हमारे देसी चना में भी होता है. अदर मेजर कंट्रीज ऑफ चना हु आर प्रोड्यूसिंग आर मेजरली ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी चने का भी ग्रोइंग करते हैं. हालांकि उनका मेजर फोकस चिकपीस पे रहता है, छोले पे रहता है, लेकिन हमारे इंडिया जो है देसी चना का ग्रोइंग ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू चिकपीस. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट. And to talk about the seasonal factors, okay, to talk about the other important factors, that is the seasonal factor. The seasonal factors we have, as I mentioned earlier, chana being the rabi crop. I'll just move this side. Chana is majorly grown in the month of October, November, which is blue in sign, which I've given it over here. December, January, Feb is usually the growth period, and March and April is the peak harvesting period of chana when we talk about India. So that is where it plays a very important role. And when we talk about chana,
based on the state wise, if some states may begin harvesting in the month of February if they have done an early sowing, but then most of the harvesting happens in the month of March and April month. Similarly, even other countries such as Canada and Australia also have a different sowing period, which is also present in this chart. I would like to give you more highlights that the top producing state countries of Bengal gram. Bengal gram is another name for Desi Chana, which is produced in India. India contributes around 71% of the total world production. So this is one of the key important factors. Then we have Australia and other countries. So among the other countries, we have Canada as well, which plays a very important role. So that is where chana is also one of the top trading commodity in NCDEX exchange. So it also provides a very good opportunity when we look for buying and selling of NCDEX chana futures, whether for cash basis or for delivery basis or for intraday. So chana as a commodity is very important. Before I go to talking about this, I'll just give you more highlights regarding what is the chana contract specifications. So chana contract specifications I'm covering in this slide. Here, these are the important things. Chana is traded in the futures exchange, that is in NCDEX. The unit of trading is 10 metric tons. जो प्राइस कोटेशन है वहां पर भी पर क्विंटल पर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप जब डिलीवरी लोगे यहाँ पे 10 मेट्रिक टन पे आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा. इसके पहले हमने जब सोयाबीन की बात की तो सोयाबीन में 50 मेट्रिक टन पे 5 मेट्रिक टन पे हुआ करता था, तो चना के केस में 10 मेट्रिक टन. तब मानिए जो लॉट साइज रहता है जो होता है तो करीबन 100 रुपीज का मूवमेंट पे आपको देखने को मिलेगा. तो टिक साइज जो है करीबन 1 रुपए पे मूवमेंट रहता है. माने आप 1 रुपए पे आप 100 रुपए का कमाई कर सकते हो. सोयाबीन की बात करें तो 1 रुपए पे आप करीबन 50 रुपीज का प्रॉफिट बना सकते हो. तो वहां पे एक प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ टू टॉक अबाउट द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल because the desi chana that we have and the desi chana which is traded in the exchange is quite different, because the desi chana is the whole processed chana that we eat, but this one is the unprocessed raw chana which is traded in the NCDEX exchange. Means that is not for direct human consumption. तो हम वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. तो वो एक रॉ चना है, अनप्रोसेस्ड चना है जो ट्रेडिंग होता है. तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है देसी चना के बारे में बात करें. यहाँ पर भी कुछ सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप देख सकते हो. डैमेज गुड्स भी डैमेज वाला भी कम होना चाहिए, फॉरेन मैटर भी कम होना चाहिए, ग्रीन सीड इमेच्योर ब्रोकर स्प्लिट्स, ये सब कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ऐसी सिचुएशन में आई जस्ट मूव दिस साइड. So here all these contingency are majorly 1%, 4%, 3%, 4% max. So it's all of these things which are the external factors which should not be there in the quantity that is being given as a delivery by the sellers, should be less than even 5%. So that is one of the key factors which I wanted to cover. And to move ahead to the next part, the important fact is that the quantity variation. The quantity variation should also be less or more than 5%. So that is what it plays a very important role, because these kind of things, when a buyer is buying chana from the NCDEX exchange, the exchange has to make sure that he gets the best quality product that is as per the exchange approved quality specifications, so that the seller also follows the same kind of norms and he is able to do such kind of right amount of delivery to the buyer. So एक testing process होता है जहाँ पे वो quantity को check करते हैं, bags को open करके, गनी बैग्स को ओपन करके, फिर वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के थ्रू चेक होता है वेयर हाउसेस के थ्रू. मेजर वेयर हाउसेस डिलीवरी सेंटर बीकानेर इंडिया में होता है, और ये जो राजस्थान में प्रेजेंट है, और यहाँ के जो अप टू द 60 किलोमीटर रेडियस, तो जो म्युनिसिपल लिमिट्स को 60 रेडियस का लिमिट है, वहां पर भी आपको राजस्थान में जो ट्रेडिंग है वहां पे मिलेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. राजस्थान के अलावा, बीकानेर के अलावा जयपुर, अकोला महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान में भी ट्रेडिंग होता है और कई जगह पे होता है. तो ये it plays a very important role. So Vishal chana is also unprocessed chana, which is also plays a very important, can also be delivered into the. So it is just another kind of quality specification which is present, that is there. So that is why only desi chana is processed over there. So that's all from my side. हमारे जो commodity शिक्षा का second episode था और second था, ये आपको काफी helpful था ताकि आप trading कर सकते हो चने और सोयाबीन में. I hope all of you got good highlights regarding NCDEX chana futures and NCDEX soybean futures, and also with regards to AgriDex. So AgriDex plays a very important role, and you can always go for such kind of trading. We'll come back to the next episode on covering more about agriculture commodities. I'll be covering 2 more agriculture commodities in the next episode. Since we talk about the top 10 liquid commodities, we'll be covering 2 more additional commodities in the next episode.
Till then, take care. Have a wonderful day, guys, and do like, share, subscribe our channel, and stay in touch with us. Thank you.